नमस्कार. आता मे महिना सुरू झाला. मे महिन्यात तसं पाहिलं तर आपलं कापूस आणि सोयाबीनची आवक खूपच कमी झालेली असते. मग मे महिन्यात कापूस आणि सोयाबीनच्या भावामध्ये तेजी येईल का? तसंच हळदीच्या भावात काहीसे चढ-उतार सुरू आहेत. मग हळदीच्या भावात देखील मे महिन्यात काय होईल? आणि या पुढच्या टप्प्यात या तिन्ही शेतीमालाचे बाजारभाव कसे बदलतील? कोणत्या घडामोडी बाजारामध्ये अपेक्षित आहे आणि त्याचा दरावरती कसा परिणाम होऊ शकतो? आज याचाच आढावा आपण घेणार आहोत. आणि आज हा प्रश्न तसंच हे सगळं मार्केट समजावून सांगण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत केडिया एडवाइजरचे संचालक अजय केडिया सर। सर जी आपका स्वागत है एग्रो सर में। जी आपका स्वागत है एग्रो में। नमस्ते सर। सर जी मेरा पहला सवाल यही है कि पहला अभी सवाल यही है। कॉटन कॉटन में हम लोग तेजी की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन अभी तक एक्सपेक्टेड तेजी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या मई महीने में हम लोगों को कॉटन में कुछ अलग दिखने मिल सकता है? नमस्कार। देखिए बिल्कुल अगर हम कॉटन की अगर बात करें तो पहला तो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी ग्लोबल मार्केट के अंदर कि किस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वो इम्पैक्ट करेगा एंड इसी के चलते हमने देखा कि थोड़े बहुत अच्छे गेन्स भी मिले। हमने आइस कॉटन की अगर बात करी तो पूरे अप्रैल महीने में जब अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ था तो टैरिफ की चिंता की वजह से 60 सेंट तक का लेवल आ चुका था। बट उसके बाद हमने देखा कि 90 दिन का पॉज हुआ और थोड़े बहुत कंसर्न्स थे जिसकी वजह से भाव में 70 सेंट तक के नियर बाय चले गए थे और शुक्रवार को हमने देखा अच्छी खासी तेजी के साथ हमने 8 सेंट तक का भाव आते हुए दिखा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यस एक टेंशन बना हुआ था कॉटन को लेकर कि टैरिफ के अंदर क्या आएगा, बट कुल मिलाकर मार्केट 67-68 सेंट के करीब ही इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम देखते हैं तो कंसर्न्स बने हुए थे क्योंकि अभी जो नंबर्स आ रहे हैं या रिविजन्स जो हम देख रहे हैं क्रॉप में, उदाहरण के तौर पे सबसे पहले इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट्स में हमने देखा कि जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है ये फरवरी ऑनवर्ड्स ही हमने इंपोर्ट बढ़ते हुए दिखा है। सिमिलरली अगर हम कंजम्पशंस की बात करें तो वहां पे भी हमने देखा है कि करीबन ओवरऑल जो कॉटन कंजम्पशन 24-25 का स्टडी बताया जा रहा है, 3,15,000 बेल्स के आसपास जो अनचेंज बताया जा रहा है। लेकिन जो ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये 2 साल पहले भी हमने देखा था कि 300 बताया जा रहा था, फिर 295, अब ये 291.30। तो कहीं ना कहीं एक सप्लाई भी कम है, कंजम्पशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पेमेंट क्राइसिस बना हुआ है। इसकी वजह से जो उम्मीद भी थी भाव में बड़ी तेजी की वो नहीं बन पा रही क्योंकि एग्री मार्केट के अंदर कहीं पे भी पैसे का जो फ्लो है वो बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। जी सर। अभी सर जिन किसानों के पास कॉटन है फिलहाल अभी ऐसे बहुत कम किसान है कि जिनके पास कॉटन है पिछले अगर कुछ सालों की हम लोग तुलना करें तो जिनके पास भी अभी कॉटन है उन किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए काफी कंसोलिडेशन गया है। मैं अभी रिसेंटली चार्ट भी देख रहा था तो मैंने ये देखा कि भाव में तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा फॉल या बड़ा जंप रहे क्योंकि अनिल जी मैंने कोई भी कमोडिटी आप पकड़ लीजिए, चाहे हम गवार की बात करें, कैस्टर की बात करें, हल्दी की बात करें। इनफैक्ट हल्दी में भी हमने काफी बड़ा फॉल देखा जबकि बैलेंस शीट बहुत टाइट है। तो मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर भी ऐसा सिनेरियो है कि हाँ चाइना से काफी डिपेंडेंसी है कि अगर ग्लोबल मार्केट में चाइना मार्केट वापस जो टैरिफ के बाहर निकलता है तो डिमांड उधर की बढ़ती हुई दिखाई देगी जो सपोर्ट कर जाए। बट मुझे प्राइस वाइज ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही कोई बड़ा फॉल आने वाला है प्राइजेस के अंदर। टाइमिंग अगर डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो मुझे लगता है इस बार का मॉनसून इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एज पर आईएमडी जो बताया जा रहा है वो सिंपल है कि इस बार मॉनसून पिछली बार के मुकाबले ठीक ठाक अच्छा ही है। तो मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट करना चाहिए यहाँ पे कि प्राइजेस किस तरह मूव करेगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इंटरनेशनल की अगर बात करूं मैं तो मुझे लगता है 70 सेंट आपको जून के बाद टूटता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ जून ओके। से पहले टूटेगा नहीं। और वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करूं तो अनलेस एंड अनटिल सीआई की क्लैरिटी नहीं आती है प्राइजेस एक दायरे में ही रहेंगे। सीसीआई ने भी जैसे न्यूज आई थी करीबन 10,57,000 के आसपास का सेलिंग आई है जो दिखा रहा है और आगे भी मुझे लगता है थोड़ा सा सप्लाई साइड ठीक ठाक है। तो प्राइसेस एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एक दायरे में ही ट्रेड करेंगे। बारिश और स्विंग ये दो फैक्टर्स रहेंगे। अगले 15-20 दिनों में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी तब हम लोग एक पोजीशन बनाने के फेवर में रहेंगे। बट ज्यादा बड़ी कोई गिरावट दिख रही नहीं है। फार्मर्स इनको अगर होल्ड करके चलता है तो बेटर।
ओके सर। सर अभी हमारे दूसरी कमोडिटी है सोयाबीन। सोयाबीन में भी हम लोगों ने इस साल देखा कि रेट बहुत ही कम है। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा-सा हम लोगों ने सुधार देखा है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हमारे डोमेस्टिक मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ नाफेड भी सेलिंग कर रहा है। तो इस ये सब परिस्थिति में हम लोगों को मई महीने में क्या सोयाबीन में कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं? देखिए, सोयाबीन में पहले भी जैसे मैंने कहा था, देखिए 4000 4100 के जो लेवल बार-बार हम देख रहे थे, वो ऐसे लेवल थे कि लेने जैसे थे, लेकिन फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात काफ़ी कम थे क्योंकि आज एमएसपी के काफ़ी नीचे आ गया। अगर हुँ। प्रोडक्शन की भी अगर बात करें तो 150 के ऊपर का जो एस्टिमेट्स है, वो भी बता रहा है सप्लाई है, और मैंने पहले भी कहा था कि ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम सप्लाई देखें, तो वो ठीक-ठाक ही है। यूएस के भी जो एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं, वहाँ पे 14% का जंप दिखा है, जो एक ठीक है, हम बोल सकते हैं कि टैरिफ से पहले के नंबर्स थे वो ज़्यादा, क्योंकि जनरली सबको डर लग रहा था कि टैरिफ में क्या आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा चाइना। इंटरनेशनल मार्केट जब थोड़ा इंप्रूव करेगा तो ही डोमेस्टिक मार्केट को इम्पैक्ट देगा। तो रिसेंटली रिसेंटली हमने देखा यूएसडी ने सोयाबीन के जो क्रशिंग फोरकास्ट है उसको थोड़ा सा हायर किया है फॉर सोया मिल एंड ऑयल। उसका एक सपोर्ट बीच में मिला था और हमने प्राइजेस को 4550 4600 के ऊपर भी जाते हुए देखा। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जब तक हमारा डोमेस्टिक सोया मिल का जो एक्सपोर्ट है, जो करीबन 17% फॉल दिखा रहा है 11.12 लाख टन के आसपास का, बिकॉज ग्लोबल इंटरनेशनल डिमांड बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही है। और सुबह का भी जो एस्टीमेट बता रहे हैं सोयाबीन इंपोर्ट का, वहां पे भी हमने एक 1 लाख टन के आसपास में कमी देखी है। तो आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा गेम चेंजर जो होने वाला है वो सोइंग होने वाला है, क्योंकि वेदर ठीक ठाक है इस बार, लेकिन भाव अच्छा नहीं मिलता है। तो हो सकता है इस बार फार्मर मक्के की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखे। तो आई थिंक ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो जब तक यू अभी बीच में सुनने में भी आता है कि यूएस ने चाइना जो शिपमेंट्स दिए थे, वो सारे के सारे स्टैंड स्टिल हुए, कैंसल्ड हुए, और वो ब्राजील चले गए, ब्राजील से चाइना लिया। तो ये जो इंटरनेशनल कंसर्न्स थे, इसकी वजह से हमने पिछले बस 10-12 दिन में हमने एक बार भाव में गिरावट आती हुई देखी है। बट कुल मिला के मुझे लगता है वापस एक बार 43,500 4400 तक आ सकता है। बट स्विंग इस बार कम रहेगी, वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है सोयाबीन के भाव के लिए। अनिल जी। जी सर। सर अभी अगली कमोडिटी हमारी टर्मरिक हल्दी है। हल्दी में हम लोगों ने इस साल रेट भी ठीक-ठाक देखे। तो क्या आने वाले मई महीने में और उसके बाद आने वाले महीनों में हम लोगों को हल्दी के रेट में और सुधार दिखाई दे सकता है या फिर इससे और गिरावट आ सकती है? देखिए, हल्दी में मैंने मार्च अप्रैल में भी देखा, भाव 11.5 का भाव स्पाइक कर गया था नीचे की तरफ। वैसा बिल्कुल भी उम्मीद ना, इनफैक्ट कल भी मैं काफी मसाला कंपनी वालों से बात कर रहा था। उनका मानना है कि सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब है, पेमेंट क्राइसिस जैसी सिचुएशन बनी हुई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि भाव में उछाल तो आता है, 15 साढ़े 15 तक जाता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार का क्रॉप करीबन 75 से 76 लाख बोरी का है, और कहीं ना कहीं हम शॉर्टेज में ही रहेंगे, जिसके चलते आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे अच्छी तेजी रहेगी। लेकिन अगला जो 15-20 दिन है वो दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन, बारिश कैसी रहेगी और इस बार सोइंग कैसी रहेगी। तो मेरा मानना है कि अगर ये 13,000 13.5 के आसपास भी भाव टिका हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं सोइंग तो अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। पिछले 2-3 सालों में हमने फार्मर्स को हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट होते हुए देखा, जहाँ पे केला हो गया या फिर अनार हो गया, इस पे ज्यादा शिफ्ट हुआ था। बट अब मुझे लगता है कि अच्छे भाव के चलते हम हल्दी के एरिया में 18 से 20% का एक इजाफा होते हुए जरूर देखेंगे। बट करंटली अगर प्राइस आउटलुक की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जैसे हमने एंटर किया, तो एफएमसीजी कंपनीज की बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई दी, जो भाव में रिफ्लेक्ट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च में हमने 11,250 तक का लो देखा था, और अभी हम देख रहे हैं कि अप्रैल मंथ के अंदर 15,900 तक भाव चले गया था। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मई एंड तक की अगर मैं बात करूं, भाव दायरे में रहेंगे जो 13,000 से लेकर 15,000 15,200 के बीच में रहेगा। हाँ, इस बार सोइंग बढ़ तो जाएगी, बट अभी भी आप समझिए कि अगर सोइंग बढ़ भी जाती है, समझो कि एरिया 20% से बढ़ भी गया, लेकिन जो नया माल आएगा वो आपको फरवरी के बाद ही मिलेगा, जिसके चलते मुझे लगता है सीवियर शॉर्टेज क्रिएट होगा। तो भाव में कोई बड़ा क्रैश जैसी सिचुएशन तो नहीं बन रही है, तो मुझे लगता है 13,000 का एक बेस बन जाएगा। ओवरऑल हल्दी में मेरा व्यू है कि थोड़ा बहुत गिरावट मिलेगी तो लेके चलना है। इस साल हल्दी अच्छे रंग दिखा सकती है, जो ऊपर में 180 185 का लेवल हम अक्टूबर नवंबर में जाते हुए देखेंगे। सर अभी हल्दी के किसानों ने बहुत सारे लोगों ने अभी हल्दी पीछे रखी है मतलब स्टॉक किया हुआ है। तो क्या किसानों ने आने वाले दिनों में क्या कैसा डिसीजन लेना चाहिए, कब तक उनको रुकना पड़ेगा और कौन सा रेट इस साल में उनको बेटर रह सकता है किसानों के लिए?
देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारे किसान भाइयों ने सबसे लोवेस्ट लेवल 11,250, 11,500 का लेवल देख लिया था और अभी अच्छी क्वालिटी की हल्दी के लिए एफएमसीजी की जो डिमांड है वो टाइट रहेगी। हमने अप्रैल में भी यही देखा था, जिसके चलते भाव 15 के ऊपर आ गए थे। हाँ, हालाँकि मुझे लगता है इस बार सोइंग का एरिया जो बढ़ेगा, उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भाव पे नेगेटिव करेगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। मेरे हिसाब से 13,000 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। 13,200 तक का एक बेस बन जाएगा। लेकिन अगर ये 2 से 3 महीने का व्यू अगर लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार 160 का लेवल एनसीएक्स पे 16,000 का लेवल अगर ब्रीच होता है, तो हमने सितंबर अक्टूबर तक की भी अगर मैं बात करूं, तो आपको 175 से 180 मतलब ये 17,500 से 18,000 तक का लेवल तो आराम से मिल जाएगा। बट 13 के नीचे मुझे सस्टेनेबल नहीं लगता, तो अगर बने रहते हैं तो फेज मैनेजमेंट को तेजी मिलेगी। जो ऊपर में मेरे को लगता है 175 180 का लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। जी सर, थैंक यू। अभी ये 3 कमोडिटी मेजर कि जो किसानों के पास है, किसान इंतज़ार कर रहे थे कि भाई मई महीने में क्या करना चाहिए हम लोगों को। आपने अभी पूरा व्यू दिया। शाम अपेक्षा करता हूँ कि किसानों को तो वो जो अपेक्षा कर रहे थे, वो सब इनसाइट्स मिल चुके होंगे। सर जी, थैंक यू, आज आपने टाइम दिया और पूरे सवालों के जवाब दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद जी। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि बीच में थोड़ा ट्रैवलिंग में था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। अगले इसमें मैं आपको पूरे फंडामेंटल और स्वॉट के साथ एनालिसिस करके हम पूरा इन डिटेल और इसमें बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।